जी टीवी में मुजाहिद वली आपको खुशामदीद कहता है। और कोई हफ्ता या उससे भी कुछ ज़्यादा होने को आ रहा है, मगर अभी तक JIT की बाज़गश्त सुनाई दे रही है। और दिलचस्प बात यह है कि जो हमारे तहरीक इंसाफ के जो वफाकी वज़ीर हैं, हमारे कराची के ही होते हैं, वो एक लहराते हुए एक JIT लाए और फिर आपने देखा कि उस पर क्या रद्द-ए-अमल आया। फिर पीपल्स पार्टी के लोग उसी वक्त आए, फिर उन्होंने एक JIT लहराई और उन्होंने ये कहा। और बहरहाल यानी लियारी जो एक बहुत बरसों से, बल्कि मैं तो कहूँगा दहाइयों से पसमानदा रहा है, सियासी तौर पर, माशी तौर पर। लोगों का भुट्टो ख़ानदान से उसकी मोहब्बत ख़त्म नहीं होती, पार्टी से वाबस्ती ख़त्म नहीं होती। और वो पूरा यानी उन लोगों को जिनको वहमो गुमान में भी था कि अच्छा लियारी इतना बड़ा ख़बरों का मरकज़ बन रहा है, सिर्फ पाकिस्तान नहीं बल्कि आलमी सतह पर लियारी जो है वो ख़बरों में रहा। और पिछला हफ्ता मैंने पूरा मुख्तलिफ देखे जो गुफ्तगू हो रही थी। और आप लियारी पर अगर गुफ्तगू करें तो मैं अपने एक सियासी हवाले से या सहाफ़ती हवाले से तालिब इल्म की ऐसे ये कह सकता हूँ कि सरदार नबील कबूल के बग़ैर लियारी पर गुफ्तगू मुकम्मल नहीं हो सकती। और एक बात भी अहम है, ये इसलिए नहीं कि अपने सरदार साहब जिनसे थोड़ा मेरा ज़ाती तौर पर भी ताल्लुक़ और न्याज़बंदी रही है, कि इस JIT में या कोई किसी भी JIT में सरदार नबील कबूल का नाम नहीं है और ना ही गालिबन कोई नए वेब के में रहे हैं। हालांकि वज़ीर भी रहे हैं, MNA भी रहे हैं, MPA रहे हैं। हाँ ठीक है, इधर उधर भटक के एक आध बार चले गए थे। लेकिन जी सरदार साहब क्या हाल हैं आपके? जी अल्लाह का शुक्र, बहुत मेहरबानी कि आपने इंट्रो में मुझे क्लीन चिट दे दी। नहीं वो तो देखें भाई, बात जो है यानी आमतौर पर लोग कहते हैं पीठ पीछे लोग करते हैं, और आप तो हम जानते हैं हम सामने बात करते हैं। और अगर ये मैं एतराफ़ ना करूं कि हम अगर लियारी की सियासत को समझना चाहें, जानना चाहें और ये क्यों उसमें रही और ये JIT, लेकिन अगर मैं अगर इस पर आ जाऊँ बराए सवाल पर कि हम किस पर एतबार करें सरदार नबील कबूल कि एक रिपोर्ट ऐसी है कि जुदैरी साहब कहते हैं मेरे कोई घर में छोड़ गया। आजकल तो एहतियात करनी चाहिए ना, घर में कोई कुछ भी छोड़ सकता है, हीरोइन भी छोड़ के जा सकता है, कोई रिमोट बम भी छोड़ के जा सकता है, कोई मिठाई के डिब्बे में कोई रख सकता है। वो एक इतनी बड़ी रिपोर्ट उनको मिल गई और उन्होंने उस पर पूरा किया। फिर एक रिपोर्ट आप लोगों के पास भी आई, आपका मतलब ये कि सिंध गवर्नमेंट के पास आई। और ये भी हमें थोड़ा सा, मुझे मेरा ख्याल ये है कि वफाकी हुकूमत ने बनाई है, जिन जिन के साइन हैं वो भी बड़े अहम हैं। तो बहुत मुझे कोई स्पेसिफिक बताएं कि जो JIT है जो उनके हाथ में और आपके हाथ में है, मुख्तलिफ कौम है। बल्कि साथ साथ ये भी इजाफा कर दूं कि इसका आर्किटेक्ट भी कोई होगा ना सरदार साहब? मुजाहिद भाई देखें, बात यह है कि JIT दो JIT मंजर आम पर आई। एक JIT जो कि कौमी असेंबली में लहराई गई अली जैदी की तरफ से, और दूसरी JIT जो सिंध गवर्नमेंट ने पब्लिक किया। अब बात यह है कि आपने भी मैट्रिक किया है, मैंने भी मैट्रिक किया है। मैट्रिक का सर्टिफिकेट उस वक्त मिलता है जब आपको कंट्रोलर उस पर साइन करता है, तब आपको वो सर्टिफिकेट मिलता है, मार्कशीट मिलता है कि आप मैट्रिक पास है। इसी तरीके से जो ये JIT है, इसमें 7 ऑफिसर्स थे। एक JIT जो सिंध गवर्नमेंट ने पब्लिक की, उसमें 7 ऑफिसर के सिग्नेचर्स हैं। दूसरी JIT जो अली जैदी के पास थी, उसमें 5 ऑफिसर के सिग्नेचर हैं। तो कौम, अवाम और कानून किसको मानेगी? उस JIT को ज़ाहिर है जिसपे सारे के सारे ऑफिसर के सिग्नेचर। अब बात ये आ जाती है कि वो 5 ऑफिसर जो कि वफाकी इदारे के अंडर आते हैं, उनसे पूछना हमारा काम नहीं है, उनसे पूछना वफाकी हुकूमत का काम है, क्योंकि वो उनके अंडर आती है कि जी ये सेम ऑफिसर के सिग्नेचर 2 JIT में क्यों है, वो इस बात को वाजे कर लेंगे। तो मैं समझता हूं कि जो JIT सिंध गवर्नमेंट ने पब्लिक की है, उसको ऑफिशियल मैं इसलिए करार दूंगा क्योंकि उसमें सिग्नेचर सारे 7 के 7 ऑफिसर्स के हैं। बहरहाल उसमें भी बहुत सारी चीजें मिसिंग है जो गवर्नमेंट के JIT जो गवर्नमेंट ने लेकिन इशू सरदार किया साहब है। मैं अगर आपसे ये सवाल करूं, जब आप ये कहते हैं कि JIT जो है वो सिंध हुकूमत की हम समझें इसलिए कि आपका पीपल्स पार्टी ताल्लुक है, लेकिन उससे भी ज़्यादा अहम सवाल ये है, और वो शायद मुझे आपसे नहीं, शायद वो उस सवाल के ज़रिए दूसरों तक भी जाना चाहता हूँ कि मसलन जो हुकूमत सिंध की है
और आपके हमारे दोस्त जो है रज़ा रब्बानी इस बात पर बड़े तमगे लेते हैं, बड़े खराज तहसीन लेते हैं कि 18वीं तरमीम के ज़रिए हमने सूबों को आज़ाद कर दिया, ये दे दिया, वसाइल दे दिया। वो अलग बात है कि IG भी आपकी ना सुने, चीफ सेक्रेटरी भी ना सुने, तो उस वक्त आपने क्यों इस तरह नहीं करी 18वीं तरमीम के IG भी आपकी सुने और वो भी सुने। इसी तरह जो कैदी है जो बयान दे रहा है, जो पिछले 2-2.5 साल से है, वो पता नहीं इदारों के पास है, एजेंसियों के पास है, किसके पास है। ये तो सिंध हुकूमत का इख्तियार होता ना कि वो जिस तरह आप अगर आप जेलों में जाते थे या अगर इंटरोगेशन होती थी तो पुलिस करती थी, स्पेशल ब्रांच करती थी, तो आपकी हुकूमत को तो इतना भी इख्तियार नहीं है कि जो यहाँ पर कैद जिसके हवाले से जो बड़े बड़े स्टेटमेंट चल रहे हैं कि आपकी क़यादत इन्वॉल्व थी, कत्ल हुए, ये हुए। तो ये इसलिए मैं कह रहा हूँ कि आप लोग 18वीं तरमीम में भी बड़ा जोर दे रहे होते हैं। सरदार नबील कबूल। देखिए, असल बरौनी साहब, असल मसला जो असल लड़ाई है वो लड़ाई यही है कि PTI की गवर्नमेंट चाहती है कि पीपल्स पार्टी दस्तबरदार हो जाए 18th अमेंडमेंट से और NFC अवार्ड से, क्योंकि वो समझते हैं कि वफाकी हुकूमत के पास कुछ भी नहीं है, सिर्फ इस्लामाबाद में उनकी रूल है। आपके और पास क्या सारे है? सूबे आपके पास तो वो जो आपका जो यहाँ पर एक कैद जो है जो जिनका सरदार हुसैन है वो भी आपके पास नहीं है। आपके पास तो जो है बाकी मैं क्या चाहूँ 18वीं तरमीम IG नहीं है, चीफ सेक्रेटरी नहीं है। आप सॉरी टू से आप लोग क्या यानी जो आपने देखा कितनी मुश्किलात एक IG खड़ा कर देता है, चीफ सेक्रेटरी फाइल आगे पीछे नहीं करता। मुजाहिद भाई, मैं उसी पे आ रहा था। तो ये भी इनको जो है ना हजम नहीं हो रही है कि थोड़ी बहुत जो अथॉरिटी सिंध गवर्नमेंट या सूबे गवर्नमेंट के पास है उसको भी ये खत्म करना चाहते हैं। जबकि आपने बिल्कुल बात सही की कि IG अपनी मर्जी से पोस्टिंग करता है पुलिस वालों की, चीफ सेक्रेटरी अपनी मर्जी से पोस्टिंग करता है सेक्रेटरीज की, सूबाई हुकूमत की तो कोई नहीं सुन रहा है। यहाँ तक कि हमारे जो टैक्स पेयर सबसे बड़ा पाकिस्तान का वो कराची है, कराची से टैक्स जाता है पंजाब के अंदर, आप पुल बनाते हैं, आप सड़कें बनाते हैं, लेकिन उसके बदले में आपको जो फंड्स देना था डेवलपमेंट के लिए वो भी आप हमें नहीं देते हैं। तो फिर आप हमारे पास जो थोड़ी बहुत पावर है उसको वो भी आप लोगों को रास नहीं आ रहा है। असल लड़ाई वो है, तो वो किसी ना किसी तरीके से प्रेशराइज करने के लिए सिंध गवर्नमेंट को, क्योंकि इस वक्त जाहिर है पंजाब में PTI की गवर्नमेंट है, KPK में PTI गवर्नमेंट है, आपके बलूचिस्तान में भी PTI की गवर्नमेंट है, तो वो सिंध को भी जो चाहते हैं किसी तरीके से। बीच में तो ये बात चल रही थी कि जी गवर्नर रूल लगा दें, कभी ये कह रहे थे गवर्नर रूल सिर्फ 3 महीने के लिए लग सकता है, उसके बाद क्या करेंगे। फिर इन्होंने कहा भाई कोई और लीगल तरीका निकाले। तो ये किसी ना किसी तरीके से सिंध के अंदर पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट को डिस्टर्ब भी करना चाहते हैं, खत्म भी करना चाहते हैं। अच्छा, आप ये मुझे बताइए कि चलें, एक वफाक ने या अली जैदी ने एक रिपोर्ट में आपकी क़यादत पर इल्ज़ाम लगाया। नेचुरली ये JIT चैलेंज होगी, चाहे मेरे सुप्रीम कोर्ट इसका नोटिस लेगा या जिस तरह पुरानी JIT बनती रही, इस रिपोर्ट के को यानी बुनियाद बनाकर आप जाएंगे। तो आप लोग क्यों, जो आपके पास अगर जेन्युइन JIT रिपोर्ट है जिसमें आपकी क़यादत मुलव्वस नहीं है, तो आप क्यों नहीं जाते सुप्रीम कोर्ट में या हाई कोर्ट में कि हमारी क़यादत को मुलव्वस किया जा रहा है? सरदार नबील, हमारा इशू नहीं है ना, हमने तो JIT जो था वो हमने पब्लिक किया। अब तो इनका काम है ना। देखिए, ये 2-3 हरकतों की वजह से, इमेच्योरिटी की वजह से अली जैदी ने PTI की गवर्नमेंट के लिए एम्बैरसमेंट पैदा कर दिया। एक तो इसने कहा जी खाकी लिफाफा मुझे मोटरसाइकिल पे कोई छोड़ कर गया। मैं भी कहता हूँ उसी रात एक खाकी लिफाफा मेरे घर पे भी कोई छोड़ कर गया था। फर्क ये है कि उस पर लिखा था विथ लव और अंदर लेटर था, एक लव लेटर, वो अली जैदी के नाम पे था। तो मैं समझता जो मेरा लिफाफा था वो अली जैदी घर चला गया और अली जैदी का लिफाफा मेरे घर पर आ गया। बहरहाल मैंने भरपूर फायदा उठाया उस लव लेटर का। बिल्कुल। तो मैं समझता हूं कि देखे, इन्होंने इनको अब ये इनको साबित करना है कि इनकी JIT असली है या हमारी नकली है। हमने तो अपना साबित कर लिया पब्लिक करके, तो हमारी JIT असली है, हम तो आराम से बैठे हुए हैं। ये तो इनके ऊपर है ना, ये साबित करें। वफाकी इदारे इनके अंडर आते हैं, ये जाके पूछे उनसे, उन ऑफिसर से। और मैं आपको बताऊं कि सुप्रीम कोर्ट इतनी फारिग नहीं बैठी है कि वो बैठ के JIT का सो मोटो एक्शन है, क्योंकि JIT का लीगली कोई हैसियत नहीं है। ठीक है, JIT को कोई कोर्ट, कोई अदालत उसको हैसियत अहमियत देती नहीं है। तो हमें क्या जरूरत है इतनी मेहनत करने की? लेकिन आप ये समझते हैं कि आप पॉलिटिकल गलती हुई
कि बहरहाल के लियारी आपने लूज़ किया और कुछ ऐसे लोग, कुछ अफराद, कुछ लोग, कुछ गिरोह, कुछ कमेटियाँ, यानी उनके नाम से पहचाना जाने लगा। उनके लोग, जिस तरह आपको याद है एक ज़माने में अल्ताफ़ हुसैन के बार पत्ता नहीं हिलता था, फिर कहते हैं जी इनके बगैर नहीं हिलता था। वैसे आप ज़ाती तौर पर कभी, मेरे ख्याल शायद सरदार रहमान से तो शायद आपके साथ मुलाकात ताल्लुकात होंगे, शायद उज़ैर से ज़ाती तौर पर थे होंगे भी नहीं शायद, ऐसे ही है ना सरदार साहब? देखें, मेरे ख़ानदान गबोल फैमिली 1926 से लियारी में सियासत कर रही है। 4 पुश्तें हमारी लियारी के अंदर जो है वो इलेक्शन भी लड़ी है और सियासत करते हुए आ रही है। मेयर भी कराची का मेरे दादा खान बहादुर अला बख्श गबोल रहे हैं। डिप्टी स्पीकर फर्स्ट सिंध असेंबली के डिप्टी स्पीकर रहे। 1936 में जब रेजोल्यूशन पास हुआ बॉम्बे लेजिस्लेटिव असेंबली से सिंध का जब पहला इजलास हुआ, तो पाकिस्तान का रेजोल्यूशन में मेरे दादा का दस्तखत जो है सेकंड नंबर पर है। तो मैं समझता हूं कि हमें और लियारी को जुदा करने की सोच रखने वाले आज खुद तबाह और बर्बाद है। हमें बिल्कुल, मुझे बहुत दुख हुआ कि जब जुल्फिकार मिर्जा इंटरवीन करता था, लियारी में इंटरफेयर करता था और गैंग वॉर को वो जो है ज्यादा इंपॉर्टेंस देता था। और मैंने उस वक्त अपनी पार्टी को कहा था कि ये जुल्फिकार मिर्जा मुझे तो ठीक है बर्बाद करने के चक्कर में है, लेकिन साथ साथ ये पार्टी को भी बर्बाद करेगा। और वो मेरी बात सच साबित हुई है। जो बातें मैंने उस वक्त की वो बातें हुई। और आप यकीन करें कि अगर उस वक्त उज़ैर बलोच के सर पर होम मिनिस्टर का हाथ नहीं होता तो उज़ैर बलोच खत्म था। मैंने उसको वार्निंग दी थी कि 48 घंटे के अंदर सरेंडर करो, और वो सरेंडर होने के लिए तैयार भी हो गया था। आज भी यूट्यूब में उसकी ये इंटरव्यू मौजूद है कि हम सरेंडर होने के लिए तैयार हैं। लेकिन होम मिनिस्टर ने कहा मेरे लिए काम करो, नबील गबोल की बातों में मत आओ। और आज आप देख रहे हैं कि हमारी पार्टी को जो नुकसान हुआ लियारी में, वो सिर्फ इस वजह से हुआ क्योंकि जुल्फिकार मिर्जा ने गैंगस्टर्स को जो है बहुत ज्यादा पावरफुल बना दिया। सरदार साहब, आपसे इस पर तो एक नहीं, दो नहीं, 3 इंटरव्यू होना चाहिए, बल्कि बराह रास्त कोरोना है, वरना तो मैं खुद आपके पास हाजिर होता। लेकिन मैं कंक्लूडिंग वर्ड आपसे ये कहूँ कि फिर सरदार नबील गबोल और पीपल्स पार्टी लियारी में वापस आएगी। और हमें भी पता है कि जो लोग इस वक्त MPA MNA बने बैठे हैं, उनकी कोई उस तरह की हैसियत भी नहीं है, नुमाइंदगी भी नहीं है कि वो सब, ये तो थोड़ा बहुत पता है, मैं ज़्यादा नहीं कहना चाहता। तो आपको उम्मीद है कि मुस्तकबिल में आप लोग वापस जाएंगे, पार्टी वापस आएगी बगैर किसी इंशाल्लाह। मैं समझता हूं कि ये टेम्पररी वक्त था जो गुजर गया। हमने बहुत सबक सीखा, हमारी पार्टी ने बहुत सबक सीखा। और आने वाले दिनों में आप अल्लाह करे कि पार्टी को ये ख्याल आए। मैं समझता हूं कि मैं आज भी लियारी के अंदर घूमता हूं फिरता हूं और मुझे लोगों की मोहब्बत हासिल है। इंशाल्लाह मैं पीपल्स पार्टी को वही पार्टी बनाऊंगा जो बेनज़ीर भुट्टो साहिबा के वक्त में होता था, जो जुल्फिकार अली भुट्टो साहब के वक्त होता था। इंशाल्लाह दोबारा आप देखेंगे आने वाले इलेक्शन में ये वही पीपल्स पार्टी तो वैसे ही होगा। तय हुआ कि जैसे ही जरा कोरोना में फासला कम हुआ, मैं और आप जो है लियारी जाएंगे। आपको ही पता है ना, मुझे लियारी की गलियों मोहल्लों का, इलाकों का पता है थोड़ा, मैं भी जा सकता हूँ, तो आपके साथ ही चलूंगा। अभी बात आपके दोस्त रहते हैं, मुझे पता है, बिल्कुल मैं आपको लेकर जाऊंगा, गली गली लियारी लेकर जाऊंगा। ठीक है सरदार, बिल्कुल से ज़्यादा तफसीली गुफ्तगू हो सकती है, लेकिन जैसे मैंने कहा कि मुझे कैमरे के पीछे कहा जा रहा है कि मैं ब्रेक की तरफ जाऊं। शुक्रिया सरदार नबील गबोल, क्योंकि JIT पर इतनी गुफ्तगू हो चुकी है, अभी और भी इसके नए नए जो हैं मुहर्रिकात निकल कर आएंगे। और ब्रेक के बाद यकीनन मैं चाहता हूं कि सरदार मसूद खान साहब का इंटरव्यू किया जाए, गुफ्तगू की जाए उनसे, जो प्रेसिडेंट आज़ाद कश्मीर हैं। और आपको इल्म है कि कश्मीरी जो है मोदी सरकार के हाथों जिस मजालिम से गुज़र रहे हैं, जिस दरिंदगी से गुज़र रहे हैं, लेकिन इंशाअल्लाह उनकी आज़ादी के दिन भी करीब आ रहे हैं। हमारे साथ रहिएगा, मिलते हैं एक ब्रेक के साथ। मुजाहिद एक बार फिर आपके सामने हाजिर है। और आपको इल्म है कि इस वक्त ख़ास तौर पर कल आपने देखा होगा कि सारे पाकिस्तान में और सारे कश्मीर में, बल्कि सारी दुनिया में जहाँ जहाँ पाकिस्तानी थे या कश्मीरी थे, उन्होंने वो जो 89 ईयर्स पहले
जो बर्बरियत हिंदुस्तान की थी उस पर शदीद रद्द-ए-अमल का इजहार किया। लेकिन ये सवाल अपनी जगह रहता है, गालिबन सिर्फ वेस्टर्न कंट्रीज़ या अमेरिकन या यूएन या इस्लामती कौंसिल से नहीं, बल्कि अपने आलम इस्लामी से भी, मुस्लिम से भी, कि एक सियाह फाम का एक मर्डर होता है बजा दुरुस्त के उस पर सारी वेस्ट में और अमेरिका में मुजाहरे हुए। लेकिन अगस्त के बाद देखें या उससे पहले देखें, 1 लाख कश्मीरियों की शहादत, और जो तस्लीम कर लिया गया है कि एक तनाज़े है, उसके बावजूद हम ये देखते हैं कि वैस हो या जो इदारे हों वो उस रद्द-ए-अमल का इजहार नहीं करते। इसमें क्या हमारी सिफातकारी की कुछ कमज़ोरी है, ख़ामी है? मेरे साथ आज़ाद कश्मीर के सदर मोहतरम सरदार मसूद खान साहब मौजूद हैं। खान साहब यूएन में नुमाइंदा रहे, बड़े बड़े मुल्कों में सिफारतकारी उन्होंने अंजाम दी, और इस वक्त आज़ाद जम्मू कश्मीर, जैसे मैंने कहा, उसका केस जो है सारी दुनिया में लड़ रहे हैं। सरदार साहब, ये जो मेरा सवाल है आपका, हम क्या समझें इसको सरदार साहब? जी, एक तो बहुत बहुत शुक्रिया कि इस प्रोग्राम में आपने मुझे दावत दी। दूसरे मैं ये कहना चाहता हूँ कि 13 जुलाई सन 1931 को यौम शोहदाए कश्मीर था, और आज भी यौम शोहदाए कश्मीर है, क्योंकि गुज़श्ता हफ्ते जो है कई नौजवान कत्ल कर दिए गए हैं। तो हर रोज़ वहाँ यौम शोहदाए कश्मीर होता है मक़बूज़ा जम्मू कश्मीर में। तो और ये कत्ल गारत का ये सिलसिला जारी है। कोई तकरीबन सन 1947 से लेकर आप अगर गिनें तो इस वक्त 5 लाख से ज़्यादा जानें जो हैं ज़ाया हो चुकी हैं। और पहले हम महाराजा के ख़िलाफ़ लड़ते थे, और अब हम हिंदुस्तानी साम्राज्य के ख़िलाफ़ लड़ रहे हैं। तो पहले तो हमें ये हकीकत देखनी चाहिए कि मुसलसल ज़ुल्म व इस्तबदाद है जो कश्मीरियों के ख़िलाफ़ हो रहा है, और उसमें हम लोग जो है बैनुल अक़वामी बरादरी की तरफ देखते हैं इंसाफ के लिए या रद्द-ए-अमल के लिए। लेकिन मैं ये कहूँगा कि बुनियादी ज़िम्मेदारी हमारी बनती है, यानी आज़ाद कश्मीर की, मक़बूज़ा कश्मीर के लोगों की वो तो कुर्बानी दे ही रहे हैं। पाकिस्तान की आपने जॉर्ज फ्लॉयड का हवाला दिया कि सारी दुनिया उठ खड़ी हुई थी, तो उस सिलसिले में मेरी दलील ये है कि सबसे पहले अमेरिका खड़ा हुआ, और अमेरिका के लोग, उनकी सिविल सोसाइटी, उनकी जो सियासी क़ुव्वतें हैं, सियासी जमातें हैं, वो बाहर निकली। तो फिर दुनिया उनके साथ जो है उठ खड़ी हुई। उसमें जो है मगरबी यूरोप था, उसके अलावा एशिया पैसिफिक के इलाके भी थे, साउथ एशिया के भी इलाके थे, कि पहले हमें खड़े होना चाहिए। और दूसरे में ये कहूँगा, आपने कहा कि क्या ये हमारी सफारतकारी की नाकामी है? हमारी सफारतकारी हो रही है, और जो हमारी हुकूमत है या हमारी रियासत है या जो हमारे सफारत खाने हैं, वो कश्मीर के सिलसिले में भरपूर कोशिशें कर रहे हैं। लेकिन हम एक और नबिश्ता दीवार ये है कि हमारी ये कोशिशें कामयाब नहीं हो रही हैं। ये अगर कोशिशें कामयाब हो रही होती तो या तो कोई मुज़ाकरात का सिलसिला शुरू हो चुका होता, या अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल जो है इजलास पे इजलास बुला रही होती, या फिर ये होता कि बैनुल अक़वामी दबाव की वजह से मक़बूज़ा जम्मू कश्मीर में कत्लेआम ख़त्म हो चुका होता, या जो उन्होंने न्यू डोमिसाइल रूल्स के तहत अब कश्मीरियों की ज़मीन के ऊपर कब्ज़ा करना शुरू कर दिया, या बाहर से हिंदू लाके वहाँ आबाद कर रहे हैं ताकि आबादी के तनासब को तब्दील किया जाए। इस सिलसिले को अगर हम ख़त्म कर सकते हैं, क्योंकि आपको पता है कि पिछले 2 महीने में उन्होंने तकरीबन 32,000 के लोग जो हैं, 32,000 के करीब लोगों को डोमिसाइल सर्टिफिकेट्स दे दिए हैं और नए शहरी बना दिए हैं। और उनका जो मंसूबा है वो अगले 2 साल में मेरा ख़्याल है कि वो कोई तकरीबन 20 लाख के करीब जो है इस किस्म के हिंदू लाके वहाँ आबाद करेंगे, ताकि मुसलमानों की अक्सरियत को अक़लियत में तब्दील किया जाए। तो दूसरे में ये कहूँगा कि हमें मजमूई हिकमत अमली तब्दील करनी चाहिए, क्योंकि ये जो मॉडल है कश्मीर का, जो हम सन 1947 से लेकर अब तक जिसको फॉलो करते रहे हैं, ये फ़लस्तीन का मॉडल है। फ़लस्तीन का मॉडल भी नाकामी का मॉडल है। आप फ़लस्तीन के मॉडल की तरफ देख लीजिए। वहाँ ये है कि आज इसराइल तैयार बैठा है कि पहले उसने वहाँ गैर कानूनी आबादियाँ बनाई, सेटलमेंट्स बनाई, और अब उनके ऊपर कब्ज़ा कर रहा है, उनके ऊपर इक़्तिदार आला जता रहा है, जताने की तैयारियाँ कर रहा है। और वो दरियाए उर्दन के ऊपर कब्ज़ा करने वाला है, ताकि उनको, फ़लस्तीनियों को अपनी ही ज़मीन में मुक़य्यद और महदूद कर दे। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि कश्मीर और फ़लस्तीन का दोनों का जो मॉडल है वो ये है कि हम दुनिया की ये जो ज़ालिम और सफ़ाक क़ुव्वतें हैं, इनकी ज़्यादतियाँ बढ़ती चली जा रही हैं, और जो फ़ैसला करने वाली क़ुव्वतें हैं या ताकतें हैं, रियासतें हैं, वो इनका साथ दे रही हैं। नहीं, लेकिन टेंडन साहब माज़रत के साथ मैं जो आपकी तवज्जो दिलाना चाह रहा था कि यानी उस वक्त अगर आमतौर पे लोग हिस्ट्री
कोई कहते हैं क्या तारीख की आप बातें करते हैं, लेकिन हम जब अपना केस पेश करते हैं तो ये क्यों याद नहीं दिलाते यूनाइटेड नेशन को कि जब खुद उनकी जो मैं देख रहा था अभी सर ज़फ़रुल्लाह खान जो पहले हमारे अक़वाम मुत्तहिदा में नुमाइंदे थे और वज़ीर ख़ारजा हुए, उन्होंने अपनी किताब में भी कहीं ये लिखा है कि दोनों तरफ से यानी हिंदुस्तान और पाकिस्तान ने जो दस्तखत कर दिए थे उस मुसव्वदे में, जिसमें ये कहा गया था कि रायशुमारी करने का यानी जहाँ जंगबंदी हुई थी वहाँ रायशुमारी का भी उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया था। और उस वक्त जवाहरलाल नेहरू जैसे पाए के प्राइम मिनिस्टर होते थे और हम पाकिस्तान एक कमज़ोर मुल्क था, लाखों महाजरीन आ रहे थे, लेकिन ये इतनी बड़ी हमारी कामयाबी थी। तो उसमें यानी जो हम ये मनवाना सारी दुनिया से कि कश्मीर एक कंट्रोवर्शियल है, ये नहीं बात है। उससे आगे जो हमें स्टेप उठाना था वो हम क्यों नहीं उठा सके 73 साल में अब तक प्रेसिडेंट साहब? देखिए, हम मुसलसल कोशिश करते रहे हैं। आप 50 की दिहाई में वापस चले जाएं, जब हिंदुस्तान ने इत्तफाक कर लिया और जो यूनाइटेड नेशंस की करारदादें थे उनकी तौसीक कर दी, तो उसके बाद वो पीछे हट गया। यानी एक तरफ वो बदनीयती से वहाँ अक़वाम मुत्तहिदा में गया था, क्योंकि अक़वाम मुत्तहिदा में कश्मीर का मुकदमा खुद हिंदुस्तान लेके गया था, क्योंकि उसे उस वक्त पता था कि अगर वैसे रायशुमारी होगी या तक़सीम हिंद के फार्मूले के तहत जो है कोई फैसला किया जाएगा तो कश्मीरी सारे के सारे पाकिस्तान के साथ मिल जाएंगे। तो इस अमल का रास्ता रोकने के लिए उसने अक़वाम मुत्तहिदा से रुजू किया, लेकिन अक़वाम मुत्तहिदा में लोगों ने गैर जानिबदारी से एक ऐसा फार्मूला तैयार किया जिसमें उन्होंने कहा कि कश्मीरियों से पूछा जाए कि वो क्या चाहते हैं, एक रेफरेंडम या एक प्लेबिससिट करवाया जाए। तो हिंदुस्तान जो है उसकी नीयत शुरू से ख़राब थी। उसने सोचा कि अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल कहेगी कि पाकिस्तान को कहेगी कि आज़ाद कश्मीर से फ़ौजें निकालो और उसके बाद हिंदुस्तान आज़ाद कश्मीर के ऊपर कब्ज़ा कर लेगा। हुआ ये कि जो है अक़वाम मुत्तहिदा ने सन 1952 में ये फ़ैसला किया कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान दोनों अपनी फ़ौजें बतदरीज घटाएंगे और फिर जो है वो सहूलतकार के तौर पर अक़वाम मुत्तहिदा के नुमाइंदे या प्लेबिससिट एडमिनिस्ट्रेटर को बुलाएंगे कि वो रायशुमारी का इनेकाद करे। उसके लिए पाकिस्तान तैयार था, कश्मीरी तैयार थे, अक़वाम मुत्तहिदा तैयार थे, हिंदुस्तान पीछे हट गया। आपको ये पता है कि ये आर्टिकल 3 एक तरफ तो वो ये सफारतकारी कर रहा था, सफारतकारी का ढोंग रचा रहा था अक़वाम मुत्तहिदा में, और दूसरी तरफ जो है कब्ज़ा मुस्तकिल करने के लिए उसने आर्टिकल 370 जो है उसे पास करवाया। ये कहा कि ये जो पूरे का पूरा जम्मू और कश्मीर है ये उसका अटूट अंग है। और फिर जो है उसने एक जाली कंस्टिट्यूएंट असेंबली बनाई शेख अब्दुल्ला की क़यादत में, और फिर उसके बाद जो है वो उस कंस्टिट्यूएंट असेंबली ने जम्मू और कश्मीर का मकबूजा इलाके का एक कॉन्स्टिट्यूशन बनाया और हिंदुस्तान के जम्मू और कश्मीर मकबूजा इलाके को हिंदुस्तान के हवाले करने की एक तरकीब उन्होंने इस्तेमाल की। तो कहने का मतलब ये है कि इसमें आप कश्मीरियों को, मकबूजा इलाके के कश्मीरियों को या पाकिस्तान को मोरद इल्ज़ाम नहीं ठहरा सकते। नहीं, लेकिन एक मिनट, मैं जो अब ज़रा ब्रेक के बाद आपसे ज़रा तफसील से जानना चाहूँगा वो ये कि एक जहाँ भी जो अगर वियतनाम वॉर देखें, आप मुझसे खैर ज़्यादा जानते हैं सफारतकारी के एतबार से, तारीख़ के एतबार से भी, जहाँ भी कॉन्फ्लिक्ट जोन होते हैं, अब देखें जो अफ़गान वॉर भी है उसमें सैफरीकी मुज़ाकरात हो रहे हैं ना, पाकिस्तान भी होता है, बल्कि और सैफरी क्या अमेरिका भी उसमें दाखिल हो गया है। लेकिन हम कुछ देखते ही हैं कि हिंदुस्तान की ये कोशिश होती है, चाहे शिमला हो, चाहे ताशकंद हो या बात के हों, कि वो इस तनाज़े में कश्मीरियों को फरीक मानने के लिए तैयार नहीं होते। वो पाकिस्तान और हिंदुस्तान के दरमियान मुज़ाकरात होते हैं। तो मैं ज़रा ब्रेक के बाद आपको ये गुफ्तगू करना चाहूँगा कि किसी तीसरी मकाम पर जिस तरह आज दोहा टॉक्स हो रहे हैं, ये क्यों नहीं होता कि हम जहाँ एक तीसरी जगह जब गुफ्तगू करें तो कश्मीरियों के नुमाइंदे, जिसमें श्रीनगर के नुमाइंदे ख़ास तौर पर मौजूद हों और पाकिस्तान हिंदुस्तान के नुमाइंदे हों, कि वो फिर रायशुमारी हो या कोई और हल हो वो निकालें। हथियार तो खैर उन्होंने उठा लिए हैं, लेकिन फिर भी हम ये समझते हैं ना कि बहरहाल रायशुमारी के ज़रिए पुरअमन तौर पर ये मसला हल हो। गुफ्तगू करेंगे एक ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिएगा। जी सर साहब, मेरे ख्याल मैंने जो सवाल किया था, बल्कि उसमें थोड़ा सा अगर मैं इसलिए इजाफा कर दूं कि जैसे दोहा टाक की जो मिसाल दे रहा था कि शायद अमेरिकन क्योंकि फिजिकली वहाँ फंस गए हैं, निकलना चाहते हैं अपनी फ़ौजों को, तो इतने सरगर्म हो गए वहाँ से निकलने के लिए, और किस पैमाने पर वहाँ टॉक्स हो रहे हैं।
यानी उन्होंने फंसाया भी, उन्होंने हमें पाकिस्तान को सोवियत से लड़ाकर, और निकलने के लिए भी वो कितने अब देखिए बेताब नज़र आ रहे हैं कि भले वो वहाँ किलिंग होती रहे, खुदकश हमले लोग रहे, मरते रहें, वो चाहते हैं हम निकल जाएं। लेकिन हम क्यों अभी तक कोई तीसरे मुकाम पर हिंदुस्तान को यानी चाहे वो उसमें अमेरिका को कहें और फिर हिंदुस्तान को लाएं, और कश्मीरी भी नुमाइंदा बैठे, श्रीनगर के भी हों, मुजफ्फराबाद के भी हों, लेकिन अभी तक ऐसी कोई सूरत नहीं निकल पाई सरदार साहब। अफगानिस्तान और कश्मीर का बराह रास्त मुआवजा इसलिए नहीं किया जा सकता कि सदर बराक ओबामा के ज़माने में 1,50,000 के करीब अमरीकी फ़ौजी जो है और फिर जो नेटो के फ़ौजी थे वो वहाँ मौजूद थे और वो तालिबान से जंग लड़ रहे थे। उसके अलावा जो है उन्होंने अफ़गानिस्तान की 3,50,000 की एक फ़ौज बनाई थी और ये तालिबान को ज़ेर ना कर सके। तालिबान ताकतवर साबित हुए, उनकी बालादस्ती साबित हुई और अमेरिका एक वक्त में कसम खाता था कि हम तालिबान से बात नहीं करेंगे, लेकिन वो वक्त आया है कि उन्होंने तालिबान से बराह रास्त राब्ते किए, क्योंकि पहले जो है वो इंटरमीडिएटरीज के ज़रिए उनसे बात करते थे। अभी जो कश्मीर में जो मज़ाहमत जारी है उसमें इजाफा होगा, क्योंकि इससे ये साबित हुआ कि सफारतकारी के साथ साथ जो है मैदान जंग में भी कुछ कामयाबी होनी चाहिए, तो तभी जो है फ़रीक़ैन जो है एक मेज़ के इर्द-गिर्द इकट्ठे होते हैं। यानी अगर सिर्फ जो है सफारतकारी से ये मसला हल होना होता तो मेरा ख्याल है कि आखिरी जंग जो लड़ी गई थी पाकिस्तान और हिंदुस्तान के दरमियान वो कारगिल की जंग थी, तो उसके बाद कोई ना कोई इसका नतीजा तो सामने निकल आता या कोई सफारती हल निकल आता। हमने दो तरफा मुज़ाकरात भी आजमाए, लेकिन अब ये हुआ है जो मैं आपसे कहना चाहता हूँ। मैं उसूली तौर पर आपने जो वक़्फ़े से जाने से पहले जो नुकात उठाए थे उनसे इत्तफ़ाक़ करता हूँ कि ये सैफ़रीक़ी मामला है पाकिस्तान, हिंदुस्तान और कश्मीर के दरमियान, और कश्मीरियों को मुज़ाकरात के टेबल के ऊपर मौजूद होना चाहिए, वो श्रीनगर से हों या मुज़फ़्फ़राबाद से हों। तो और दूसरे ये कि वहाँ अक़वाम मुत्तहिदा का होना चाहिए, अक़वाम मुत्तहिदा को मौजूद होना चाहिए, क्योंकि अक़वाम मुत्तहिदा ने ये सारा सिलसिला शुरू किया था और इस काम को इसके अंजाम तक पहुँचाना ज़रूरी है। अच्छा, अब ये गुज़श्ता बरस ये हुआ कि हिंदुस्तान के गैर कानूनी इक़दामात के बाद सलामती काउंसिल जागी है, 50 साल के बाद जागी है और उसने जो है गैर रस्मी इजलास किए हैं, अगरचे वो अभी तक बेनतीजा साबित हुए और उन्होंने कोई सदारती बयान नहीं जारी किया, जो बहुत ही कमज़ोर तरीन बयान होता है। करारदाद की बात तो दूर तक है, लेकिन ये है कि एक बाकायदा जो हल है वो मौजूद है, एक जिसको कहते हैं नक्शा मौजूद है, जिसको रोड मैप कहते हैं वो मौजूद है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो हिंदुस्तान ने इक़दामात किए हैं और अभी हाल ही में जो उसने ये गैर कानूनी आबादकारी शुरू की है मक़बूज़ा जम्मू और कश्मीर में, उनसे उनकी ज़मीन छीन रहे हैं, शहरियत छीन रहे हैं, नौकरियाँ छीन रहे हैं, उनको घर से बेघर कर रहे हैं, तो इससे इसका ये अंजाम ये होने वाला है कि वहाँ अंदरूनी सतह पे मैं कहता हूँ कि कश्मीरी नौजवान जो है वो मज़ाहमत के लिए उनकी तादाद बढ़ेगी। हिंदुस्तानी अपने आप को तिफल तसल्लियाँ दे रहे हैं या फौजी झूठ बोल रहे हैं या वहाँ के वो लोग नहीं, जो लेकिन हैं प्रेसिडेंट साहब मेरा ये ख्याल है, बहुत ही आपसे ज़्यादा कौन जान सकता है कश्मीर या उसके गुजरात को, कि दरअसल जो शायद एक जोग्राफियाई सूरत हाल जो बड़ा अहम रोल अदा करती है, यानी ये जो जितनी बड़ी कुर्बानियाँ कश्मीर ने दे दी, गालिबा इसकी तो बहुत कम मिलेगी ना। मिसाल वियतनाम वॉर की हम बड़े बात करते थे जिसमें मारे गए, लेकिन वो कौन सा सबब है कि जो यानी वो निहत्ते अब तो खैर उन्होंने मदामत भी की, कुछ छोटे पत्थरों को उठाए भी, लेकिन आपके ख्याल में एक ज़माने में हम पर इल्ज़ाम भी लगा कि हमारे लश्कर और सिपाह जाते थे असला लेकर, लेकिन ये तो मरते रहेंगे, ये 90 साल तो अब हो गए इसके लिए, और यूएन को हम अभी तक उसमें कोई रोल अदा करते हुए देख नहीं रहे, बल्कि हम सॉरी से अपने ब्रादर इस्लामी मुल्कों को भी खुदा ना करे, मैं तो कहता हूँ वो नौबत तो नहीं आ जाएगी कि दिन आज़ाद कश्मीर से लोग जो है जिस तरह 1948 में कबायली और मुजाहिदीन जो है वो दौड़ते हुए जो है वो श्रीनगर तक पहुँच गए थे, उस तरफ तो उस नहज पर तो हालात नहीं आ जाएंगे, और जो यकीन बड़े ख़तरनाक होंगे, हो सकता है बड़ी जंग का पेश खैमा साबित हों। सरदार साहब, वो हालात मौजूद हैं। आप यहाँ के नौजवानों से बात कर लीजिएगा। आप खुद मुजफ्फराबाद आए थे और न सिर्फ यहाँ बल्कि पूरे पाकिस्तान में लोग जो है वो लाइन ऑफ कंट्रोल को पार करना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि अपने भाई और बहनों की मदद करें, और वहाँ के जो नौजवान हैं वो अपने घर का दिफा करना चाहते हैं। उनका वतन उनके हाथों से लिया जा रहा है, ज़बरदस्ती लिया जा रहा है, तो वो कैसे खामोश बैठ सकते हैं? तो ये सूरत हाल, इसीलिए मैं आपने थोड़ी देर पहले जो है ये सवाल पूछा था, तो आपने बुनियादी वजह पूछी मुझसे कि वियतनाम की तरह तो कश्मीरियों ने भी कुर्बानियाँ दी हैं, और वो दुनिया की, मैं हमेशा कहता हूँ कि
शुजा तरीन, बहादुर तरीन कौम है, क्योंकि वो बगैर असला के लड़ रही हैं। उधर जो वियतनाम में उनके पास तो असला मौजूद था, या अफ्रीका में आज चले जाइए, जहाँ कहीं भी कोई कॉन्फ्लिक्ट सिचुएशन है वहाँ उनके पास असला मौजूद है मुतहारिब ग्रुप्स के दरमियान। कश्मीरियों के पास तो कोई असला नहीं है। तो उन्होंने वियतनाम की तरह और दूसरे गुज़श्ता सदी में जो जंग आज़ादी लड़ी गई, जंग हाय आज़ादी लड़ी गई थी, उनकी तरह उन्होंने कुर्बानियाँ दी हैं। अब मैं आपको बताता हूँ कि जो आपने जो बुनियादी इस वक्त जो तहफ़्फ़ुज़ हासिल है भारत को, और ये कल जो है मेरे यहाँ जो पाकिस्तान में अमरीकी सफ़ीर हैं उनसे गुफ्तगू भी हुई तफसीली, मैंने ये कहा है कि असल में हिंदुस्तान के सर पर अहले मगरब का और बिलखुसूस अमरीका का हाथ है, जिसकी वजह से वो बेबाकी से ये सारे के सारे विद इम्प्यूनिटी ये सारे के सारे जराइम सरजद कर रहा है। क्योंकि वरना ये वही जराइम है जो नाटसी पार्टी ने गुज़श्ता सदी में जर्मनी में किए थे, या मसोलिनी ने किए थे। मसोलिनी की ज़ेर क़यादत जो है फैशिस्ट पार्टी ने किए थे, उससे बल्कि ये ज़्यादा ख़तरनाक इक़दाम हैं। और उस वक्त भी जो है, जिसको अंग्रेज़ी में अपीसमेंट है, जो जारे था उसकी अपीसमेंट की कोशिश की गई, तो उसके बड़े ख़तरनाक नताइज सामने आए। अभी जो जारे है इस इलाके का, जो अपने आप को हिजमान बनाना चाहता है, जिसकी एक साम्राज्यी सोच है, जो तौसीफ़ पसंदी के ऊपर यकीन रखता है, उसे अपने मकासद के लिए अहले मगरब इस्तेमाल कर रहे हैं। वो मकासद पूरे नहीं कर सकेगा, लेकिन इस अमल के दौरान वो कश्मीरियों को कुचल रहा है और मुसलमानों के खिलाफ उसने जो है बहुत बड़े इम्तियाजी सलूक बरकरार रखा हुआ है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमें अपनी सोच में तब्दीली करनी चाहिए। हमारी जो स्ट्रेटेजिक हिकमत अमली है उसमें तब्दीली लानी चाहिए, क्योंकि वरना तो जैसे मैंने आपको फ़लस्तीन की मिसाल दी कि उनके भी तकरीबन सन 1948 में ये मुकदमा पेश हुआ था, हमारा भी सन 1948 में मुकदमा पेश हुआ था। आज वो फ़लस्तीन सुकड़ के कहाँ रह गया है और अपने घर में कैद होने जा रहा है, जो नेतन्याहू का मंसूबा है या सदर ट्रंप का मंसूबा है। तो इधर हिंदुस्तान भी बिल्कुल वही कर रहा है, उसने उसकी किताब ली है और हर वर्क की नकल कर रहा है। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि इसका मैं बार-बार ये कहता हूँ कि ये जो मुसलमानों के ऊपर ज़ुल्म और सितम हो रहा है, इसके लिए एक नशत सानिया की भी ज़रूरत है, एक मजमूई हिकमत अमली की ज़रूरत है, एक इज्तिमाई हिकमत अमली की ज़रूरत है, ताकि हम किसी तरीके से जो है अपने लिए हक और इंसाफ हासिल कर सकें। शुक्रिया सरदार साहब, मुजफ्फराबाद में थे और मेरी तो अमूमन कोशिश होती है, लेकिन कोरोना आड़े आ गया कि बराह रास्त आमने सामने गुफ्तगू करूं। कुछ लोग कहते हैं उसमें ज़्यादा लुत्फ़ आता है, लेकिन हमेशा हमारी इशू ही ऐसा है। और ये नहीं कि प्रेसिडेंट हैं आज़ाद कश्मीर के मसूद खान साहब बनना, लेकिन एक तवील अरसे से, जैसे मैंने कहा, कश्मीर का केस लड़ते रहे हैं। GTV से मुजाहिद बेलरी को इजाज़त दीजिए। कल आपके सामने फिर इसी वक्त हाजिर होंगे।